हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल पोएटिक एंड टीचिंग मैटर्स। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, क्लास 10th का इंडियन नेशनल मूवमेंट। डियर, बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेंट आती है कि हिस्ट्री पढ़ते समय हमें बोरिंग फील होती है और लगातार वो पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कई बार वो कन्फ्यूजन में आ जाए। उनको लगता है कि कभी 1920 पहले हो गया था और 1915 मीन्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया था और गांधी जी बाद में पता नहीं कब आए थे। इस तरह से कन्फ्यूजन की कंडीशन हमारे पास बनती जाती है। आपको मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, इफ़ वी हैव गुड ट्रिक्स देन वी हैव वेरी लेस चांस ऑफ रिस्क। सो लेट्स स्टार्ट आवर टाइमलाइन ऑफ 1915 to 1947 इंडियन नेशनल मूवमेंट। हम बात करेंगे 1915 से 1947 तक। और आप अगर इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखते हैं, मैं आपको इस चीज़ के लिए एश्योर करता हूं कि आप इस टाइमलाइन को कभी भूलेंगे भी नहीं और साथ ही साथ आप अपने चैप्टर को कवर अप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट 1915। टाइमलाइन ध्यान रखिए, हमें 1915 to 1947 स्टडी करनी है। 1915 एक शॉर्ट वे में हम तैयार करते हैं। 1915 में हुआ क्या था? गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। सो इट इज वेरी इजी दैट गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, देन अदर मूवमेंट्स मीन्स रिलेटेड, द मूवमेंट रिलेटेड टू गांधी जी विल बी स्टार्ट अगेन, start after this, means 1915, after 1915. So in 1915 Gandhi returned to India and 3 more years are very important: 1916, 1917 and 1918. These are the years known as Satyagraha movement. Satyagraha, this was the movement led by Gandhi ji, and the place you can remember also: 1916, 17, 18 Champaran, 1916 Champaran, 1917 Kheda, and third one 1918 Ahmedabad. Champaran, you know very well, it falls in Bihar. Kheda and Ahmedabad both falls in Gujarat. After 3 means 1915 we have studied, 1916, 17, 18 we have studied it again, सत्याग्रह मूवमेंट एंड सत्याग्रह ईयर्स। और आप यहाँ पे एक छोटी सी और पॉइंट ध्यान रख सकते हैं आप, सत्याग्रह मूवमेंट के दौरान ही गांधी जी के पास 2 वीपन्स थे। पहला नॉन वायलेंस एंड सेकेंड वन ट्रुथ। हिंदी में इसे कहते हैं सत्य और अहिंसा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर 1919। दिस वाज द ईयर ऑफ रॉलेट एक्ट, एंड इन दिस ईयर द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड एंड जलियांवाला बाग मैसर्स, द बोथ दीज 2 मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसे लोग परेशान, आज के टाइम पे इसे आप कर्फ्यू का नाम दे सकते हैं। जैसे आप आजकल रिसेंटली आजकल एक मूवमेंट, आजकल एक डिजीज़ चल रही है, आपको पता है, और वो भी कोरोना। और उस टाइम पे भी लोगों को गैदर्ड होने के लिए नहीं कहा है कि एक साथ गैदर्ड नहीं होंगे। और उसी सीक्वेंस में उस टाइम पे भी एक ऐसा था, लेकिन उस टाइम पे उसका मोटो दूसरा था। वो इसलिए लगाया गया था कि कोई लोग गैदर्ड नहीं होंगे तो एक दूसरे के पास कम्युनिकेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशनल गैप होगा तो कोई मूवमेंट सक्सेस नहीं होगा। इस एक्ट के अगेंस्ट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा, एक पीसफुल गैदरिंग वहाँ पे थी। और उस 13 अप्रैल को ही उस दौरान उन लोगों पर जनरल ओडायर एक ऐसा निरंकुश था, और आप कह सकते हैं बहुत ही ब्रूटली उसने इंडियन जितने भी पीसफुल जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे उस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, कहा यहाँ तक की बात यहाँ तक कही जाती है कई बार कि उस दौरान कुछ भी वो चीज़ें इसके मूवमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर रहे थे। बैसाखी का त्यौहार वहाँ पे मना रहे थे और सेलिब्रेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें की डिस्कशन हो रही थी। ओवरऑल जो भी हो, वहाँ पे गैदरिंग मना थी और यहाँ पे जनरल ओडायर ने सब लोगों को एक तरह से ब्रुटली बीटन अप किया। और बीटन अप ही नहीं किया, बहुत सारे लोग घायल भी हुए, बहुत सारे लोग मारे गए और भगदड़ मची। आज भी उसके प्रूफ अगर आप जाएँ तो कभी वहाँ देख सकते हैं। इसके बाद करते हैं टर्न ऑफ 1920 पे। 1920 इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट अडॉप्ट्स दैट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसी साल 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही असहयोग आंदोलन, जो महात्मा गांधी का बहुत ही फेमस मूवमेंट है, ये मूवमेंट स्टार्ट करने की बात की। और कांग्रेस में ये मीटिंग हुई और मीटिंग के दौरान ये बात हुई कि अब हम एक असहयोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। बट आपको पता है, मैंने जैसे आपको बताया था, सत्याग्रह में भी महात्मा गांधी के पास 2 ही वीपन्स थे, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ। तो हुआ क्या, कुछ टाइम तक मूवमेंट चला, लेकिन 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट
विड्रॉन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्यों? क्योंकि गांधी की जो 2 वीपन्स थे उन चीज़ों को लोगों ने समझा नहीं, और वहाँ पर उन लोगों ने ये जो मूवमेंट था वॉयलेंटरी हो गया था, गांधी जी ने ड्रॉबैक कर लिया था इस मूवमेंट से। इसलिए 1922 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर विड्रॉन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। In 1923, let's go to 1923, Swaraj Party founded by Motilal Nehru and others. This year is also very important, Swaraj Party. In 1923, and after we have discussed already 1915 to 1923. Next, 1928, Simon Commission. Simon Commission, you know about Simon Commission, boycotted by Indians because there was no Indian member was there inclusion. There was no inclusion of any members of Indian. So you know very well, इंडिया में ही वो लोग इस साइमन कमीशन को लेके आए थे, सर्वे के लिए आए थे, यहाँ के कंडीशन को देखने आए थे, लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम और देखने के लिए और चीज़ें आई थी। तो सर जॉन साइमन कमीशन के साथ जितने भी जो उनकी मीटिंग और मेंबर्स लोग थे उन लोगों को लोगों ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था। इसके बाद 1929 में क्या हुआ है, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है वो एडॉप्ट करती है गोल एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, जिसे हम पूर्ण स्वराज की बात भी कहते हैं। और पूर्ण स्वराज यही है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हम आपके उसमें अधीन अब कोई काम नहीं करेंगे, हमें अपना ही एक अपनी कंट्री में अपना ही राज चलना पड़ेगा, इससे हम स्वराज भी कहते हैं। और यही है पूर्ण स्वराज, पूर्ण मीन्स कंप्लीट। 1930 में चलते हैं, महात्मा गांधी लॉन्चेस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी में जो बहुत ही प्रसिद्ध एक मार्च है, दांडी मार्च, जो नमक सत्याग्रह के नाम से भी प्रसिद्ध है, वो इसी ईयर में हुआ था 1930 में। बात करें 1931, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये एग्जीक्यूटेड हुए हैं इसी साल में। तो कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आ जाता है, तो इसका भी ध्यान रखें। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु वर एग्जीक्यूटेड इन द ईयर ऑफ 1931। 1932 की बात करें, पूना पैक्ट दैट वाज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड B.R. अम्बेडकर फॉर रिजर्व सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास इलेक्टोरेट्स। यहाँ पर एक पैक्ट साइन होता है रिजर्वेशन से रिलेटेड गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड in 1935, and then finally 1942 and 1947, these are very important year for in the point of view of we are learning to it for the study point. Quit India movement was passed and Quit India movement was started in 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, और 1947 फाइनली इंडिया गॉट फ्रीडम। सो हमने जो स्टडी की अभी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और एक टाइमलाइन के हिसाब से 1915 टू 1947, मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि 1915 में हमने गांधी जी की बात करी थी, अगर वो जब वो इंडिया आए उसके बाद अगर सीक्वेंस ऑर्डर में आप लर्निंग करते हैं तो इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। फिर मैं वही बात कहूँगा कि अगर हमारे पास अच्छे क्या होंगे, अच्छे पॉइंट्स किस तरह से सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ अच्छे ट्रिक्स हमारे साथ होंगे तो हमारे पास रिस्क के चांस बहुत कम होंगे। आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। सपोज रामायण हमने सुना है अभी रिसेंटली, आजकल उसका बहुत जोरों पर चला अभी इस लॉकडाउन के दौरान भी, और उस दौरान लोगों ने पूरे कैरेक्टर को पढ़ा, समझा, देखा और विजुअलाइज किया। लेकिन ओवरऑल अगर हम उसे ट्रिक में याद करें, अगर हम उसमें बहुत सारे जो अगर रामायण में आप पढ़ेंगे बहुत सारे कांड होते हैं, बाल कांड से लेके अयोध्या कांड, लंका कांड और बहुत सारे इस टाइप के कांड होते हैं। लेकिन अगर उसको एक समायोजित किया जाए, एक ट्रिक्स में लर्निंग की जाए, एक सीक्वेंस में क्या पहले हुआ था और क्या बाद में हुआ था, कौन हीरो ऑफ जैसा मूवी एक जो भी अभिनय कर रहे थे उसमें कौन किसने उस रोल को प्ले किया था, कहीं हम कंफ्यूजन में इस तरह से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि उसमें जो हीरो है उसमें हनुमान है, मीन्स मेन लीडर, उस जो रामायण रूपी उस महाकाव्य के जो उसमें लीडर हैं, मेन लीडर, क्या वो कहीं हनुमान तो नहीं है, या कहीं सीता उसमें किस रोल में है, या रावण कौन था। तो इसके कंफ्यूजन के लिए हम किस तरह से याद कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से, एक उमेश शर्मा जी हैं, सर हैं हमारे संस्कृत के यहाँ पर सहायक अध्यापक, और संस्कृत में बहुत अच्छी उनके अंदर अभिरुचि और संस्कृत के प्रकांड विद्वान, वो आपको बताएंगे रामायण को किस तरह से संकलित किया जा सकता है कुछ 4-5 पंक्तियों के माध्यम से। जैसा कि अभी आपको सर ने बताया कि महत्वपूर्ण घटनाओं को किस तरह से संपादित करके लघु रूप में याद किया जा सकता है,
उसी तरह से विशाल महाकाव्य रामायण, जो कि भारतीय काव्य परंपरा की आत्मा है, उसके विषय में यदि महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में हम जानकारी रख पाएं तो संपूर्ण रामायण के विषय में सूक्ष्म रूप से हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। रामायण के अधिकांश जो ज्ञान है उसको एक श्लोक में यदि कहा जा सकता है तो वो श्लोक कुछ इस तरह से है। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। जैसा कि आप जानते हैं, रामायण महाकाव्य 24,000 श्लोकों का बहुत विशाल काव्य है। उसको अगर इस एक श्लोक के माध्यम से हम प्रस्फुटित कर सकते हैं, वो कुछ इस तरह होगा कि सर्वप्रथम राम जन्म के बाद जो महत्वपूर्ण घटना है वो राम के वनगमन की है। आदौ राम तपोवनादिगमनम। तत्पश्चात सीता जी के द्वारा सोने का हिरण देखा जाता है और उस हिरण के जाल में फंस करके सीता जी का हरण हो जाता है। उसके पश्चात राम जी हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव से मिलते हैं और सुग्रीव से मित्रता होती है, जो कि रामायण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और राम सुग्रीव की मित्रता के परिणाम स्वरूप जो आतताई बाली है उसका वध होता है, जो कि रामायण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और उसके पश्चात हनुमान जी द्वारा समुद्र का तरण किया जाता है, समुद्र को पार किया जाता है और लंकापुरी में जाकर के रावण की सोने की लंका का दहन किया जाता है। और इस श्लोक के अंत में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है, कुंभकर्ण का वध होता है, रावण का वध होता है और भगवान श्री राम वापस अयोध्या को आते हैं। इस एक श्लोक के माध्यम से आप संपूर्ण रामायण को सूक्ष्म रूप से जान सकते हैं, जिस प्रकार की आपको अभी सर ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझाया। धन्यवाद, नमस्कार।